आपने कहा कि हिंदी जो है वो संस्कृत नहीं बनेगी और बेशक हिंदी जो है एलीट क्लास या रूलिंग क्लास की भाषा थी, लेकिन अब हिंदी वो भाषा रूलिंग क्लास की नहीं रही। ये कैसे हुआ? असल में देखिए, दो बुनियादी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी के 20 से ज़्यादा फॉर्म्स हैं। यानी हिंदी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होने की बजाय या एक विशेष भाषा होने की बजाय 20 से ज़्यादा भाषाओं का एक परिवार है। तो इस पूरे परिवार में, जिसमें जो पुरानी हमारी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही, अंगिका, कुमायूनी, गढ़वाली, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, बुंदेली, बघेली, इतनी सारी भाषाएं हैं। ये सारी भाषाएं एक साथ रह रही थी कम से कम 1000 साल से। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी राज में एक नए तरह की प्रशासन व्यवस्था की ज़रूरत अनुभव हुई, तो सरकार की भाषा क्या हो, सरकार कैसे जनता से बात करे, कौन सी भाषा में बात करे, अंग्रेजी के अलावा दूसरी कौन सी भाषा हो हिंदी इलाके में काम करने के लिए, तो ये जो 20 भाषाओं का परिवार था, इसमें उन्होंने एक भाषा को चुना, जिसे हम उस जमाने में खड़ी बोली कहते थे, जिसके दो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, दो साहित्यिक रूप हैं, हिंदी और उर्दू। तो ये जो खड़ी बोली है, ये वैसे तो 800-900 सालों से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन एक बहुत ही छोटे इलाके में, दिल्ली से नीचे मेरठ के आसपास का इलाका, वहाँ ये इस्तेमाल होती थी इस तरह, जो मुख्य रूप से ब्रज का इलाका था। इसलिए हिंदी की जो खड़ी बोली की सबसे पुरानी कविता उसी इलाके में लिखी गई, जो मोटे तौर पर ब्रज का इलाका था। जब 1857 और उसके बाद ये तय हो गया कि खड़ी बोली को एक भाषा के रूप में अंग्रेजी राज विकसित करेगा, तो उस जमाने में जो इलीट की भाषा थी, जो शासन की और सरकार की भाषा थी, वो पर्शियन थी, फारसी थी, और स्क्रिप्ट उसी में सारा कामकाज होता था। तो एक बहुत लंबा विवाद हुआ कि फारसी से, पर्शियन से हिंदी में जो स्थानांतरण है वो किस प्रक्रिया में होगा। और फिर एक जो पर्शियन इलीट था, जो उस जमाने में उर्दू तक के लिए तो तैयार था, लेकिन वो हिंदी जो एक कॉलोनियल फॉर्मेशन है भाषा का, उसके लिए तैयार नहीं था। और संभव है कि यदि अंग्रेजी राज की नीति पर चला होता हिंदी इलाके का मध्यवर्ग, तो सिर्फ ये मध्यवर्ग की भाषा होती, जो कि अभी भी बुनियादी तौर पर मध्यवर्ग की ही भाषा है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था, और जिसने ये कोशिश की खासतौर पर 1905 के बाद कि देश के हर इलाके की जनता उसमें शामिल हो, तो चूंकि बड़ी मात्रा में जनता उसमें शामिल थी, किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे, महिलाएं थीं, शिक्षित युवक थे, नौकरी पेशा लोग थे, हर सेक्शन के लोग उसमें आ रहे थे, और वो जिस भाषा की वकालत कर रहे थे वो हिंदी थी। वो एक ऐसी हिंदी थी जो आज के मुहावरे में समझना हो तो हिंदी और उर्दू के बीच में पड़ती थी। यानी भारत ने जो हिंदी मानी, भारत सरकार ने जिस हिंदी को मान्यता दी, और जिसे हम उर्दू कहते हैं, उसके बीच में कहीं पड़ती थी वो भाषा। यानी इसे इस तरह से समझिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो भाषा है, ये उस जमाने की हिंदी थी जिसकी वो वकालत कर रहे थे। तो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के नेता, महात्मा गांधी वगैरह, वो इस हिंदी की वकालत कर रहे थे। आप देखिए कि आजादी की लड़ाई के जमाने का जो सबसे लोकप्रिय नारा है वह इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब शब्द भारतीय मूल का नहीं है, और जिंदाबाद शब्द भी भारतीय मूल का नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर हमारी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा ये बन रहे थे, मतलब प्रतिरोध की आवाज़ बन रहे थे, हमारी स्वतंत्रता के स्वप्न की आवाज़ बन रहे थे। तो एक भिन्न तरह की भाषा स्वतंत्रता संग्राम की ज़रूरतों के हिसाब से, आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से बन रही थी, और अंततः वो बन गई। ये जो, जैसे आपने कहा, पहले भी कहा कि क्या ये कभी संस्कृत हो सकती है, ये संस्कृत हो सकती थी यदि ये सीमित वर्गों की भाषा होती, यदि ये संस्कृत जैसे बुद्धिजीवियों की भाषा थी, बौद्धिकों की भाषा। संस्कृत जैसे एक जमाने में हम मान लें कि वो रजवाड़ों की भाषा रही होगी,
ऐसा हिंदी के साथ कभी नहीं हुआ। बल्कि ज्यादातर जो रजवाड़े थे और हिंदी क्षेत्र का जो अपर क्लास था, उच्च वर्ग था, वो या तो पहले फारसी इस्तेमाल कर रहा था, रजवाड़े अपना सारा कामकाज फारसी में कर रहे थे, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, सब ये फारसी में जो कामकाज था, इनका फारसी में कामकाज था। जब फारसी की प्रधानता टूटी तो जो अपर क्लास था उसने अंग्रेजी को अपना लिया। हिंदी तो उनके लिए उनके सामने कहीं थी ही नहीं। इसलिए हिंदी मूलतः मध्यवर्ग की भाषा थी जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था भारत में, और आजादी की लड़ाई ने ये जो मध्यवर्ग की, सीमित मध्यवर्ग की भाषा थी, इसको निम्न वर्ग तक, साधारण लोगों तक, कामगार लोगों तक, किसानों तक, मजदूरों तक, आदिवासियों तक पहुंचा दिया। आपको मैं बताऊं कि पिछले 30 सालों में बहुत दिलचस्प चीजें हुई हैं। जैसे हिंदुस्तान के दलितों ने, हिंदी उर्दू क्षेत्र के दलितों ने, इस इलाके के दलितों ने हिंदी को अपनी प्रतिरोध की भाषा के रूप में स्वीकार किया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर कितने ही बड़े विचारक रहे हों, लेकिन उनके पढ़ने लिखने की भाषा नेहरू की ही तरह अंग्रेजी थी। हमारे जमाने के जो दलित थिंकर्स हैं, जो दलित विचारक हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं। दूसरा, महिलाएं, स्त्रियां, जितनी भी आप देखेंगे कि हिंदी में स्त्रियां आ रही हैं लिखने के लिए, कविता में, कहानी में, उपन्यास में, तो बड़ी मात्रा में हिंदी को अपना रही हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक पहलू है जो अभी से पहले हमें नहीं देखने को मिला था, वो ये कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके के आदिवासी, खासतौर पर हिंदी क्षेत्र के आदिवासी, प्रमुखता से हिंदी को अपना रहे हैं। यानी वो एक तरफ मुंडारी में अपना काम करते हैं, कुडुख में काम करते हैं, छोटा नागपुरी में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ी में काम करते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी पढ़ने लिखने की भाषा उन्होंने हिंदी को मान लिया है। यदि कोई भाषा आदिवासियों तक जा रही है और उसे अपना रहे हैं, स्त्रियों तक जा रही है और वो उसे अपना रहे हैं, यदि दलित उसे अपना रहे हैं, यदि जिसे हम जो मुख्य धारा के बाहर के समुदाय हैं और जो कमजोर वर्ग हैं एक जमाने के, वो भी अपने ऊपर उठने की प्रक्रिया में हिंदी बोल रहे हैं, सभी तरह के लोग इसे बोल रहे हैं। इसीलिए ना तो ये हिंदी उस तरह की रह जाएगी जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि कोई एक उसमें धारा होगी, बल्कि जो आदमी आएगा वो भाषा को अपने हिसाब से तब्दील कर लेगा। क्या बोलती तू, यदि मुंबई में एक आदमी ये भाषा बोलता है तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से, ये व्याकरणिक दृष्टि से शायद ठीक नहीं है, पर वो इस्तेमाल कर रहा है ऐसा। तो ये जो मुंबईया हिंदी बन रही है, ऐसे इस हिंदी के बहुत सारे रूप पिछले 50 सालों के अंदर इंडस्ट्री के कारण, तो हर जगह जो भाषा है, जो पुल बनती है, वो हिंदी बनती है। और इसलिए चूंकि हर तरह का समुदाय इस हिंदी को अपना रहा है, इसलिए ये उम्मीद है कि ये जैसे कभी एक इंटेलेक्चुअल्स की या रूलिंग एलीट की भाषा संस्कृत थी, या कभी फिर आगे चलकर पर्शियन हुई, फारसी हुई, वैसी भाषा हिंदी कभी नहीं होगी। सरकार तो मजबूरी में हिंदी इस्तेमाल कर रही है, सरकार चाहती नहीं है इस्तेमाल करना। आप किसी भी दफ्तर में चली जाइए भारत सरकार के, आज भी 90 से ज्यादा प्रतिशत काम अंग्रेजी में होता है। सरकार तो अंग्रेजी में काम कर रही है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही हैं, वो अपना कामकाज अपनी भाषाओं में करती हैं। यदि कोई चीनी कंपनी आती है तो वो चीनी में काम करती है, कोई जापानी कंपनी आती है, वो कोई फ्रेंच, स्वीडिश जो कंपनी आएगी, या तो वो अपनी भाषाओं में काम करेंगे या अंग्रेजी में काम करेंगे। हमारी भाषा वो कब इस्तेमाल करते हैं? जब उन्हें विज्ञापन बनाना होता है, जब हमारे लोगों से बात करना होता है, तो उन्हें क्या जरूरत है? यदि सब अंग्रेजी ही बोल रहे होते तो वो सारे के सारे विज्ञापन अंग्रेजी में होते। लेकिन चूंकि साबुन खरीदने वाला आदमी हिंदी है, कार खरीदने वाला हिंदी है, इसलिए हिंदी में विज्ञापन होना है। ये जो इतनी बड़ी आबादी है जो हिंदी बोलती है, हिंदी पढ़ती है, हिंदी समझती है, और जिसकी हर तरह की अभिव्यक्ति, भावना की, विचार की, संघर्ष की, लड़ाई की, राजनीति की, उद्योग की, व्यापार की, पत्रकारिता की भाषा हिंदी है, इसलिए वो हिंदी कभी भी मतलब खत्म नहीं होगी, वो आगे बढ़ेगी, वो रूप बदलेगी। सिर्फ एक ऐसा इलाका है जहां हिंदी अभी कमजोर है, और वो है न्याय की भाषा।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी नहीं है, भारतीय भाषाएं नहीं है। वहां गवाही हो सकती है तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, मैं जाऊं तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन जो कार्यवाही होगी, जो 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 लिखा जाएगा फैसला, जो एडवोकेट जो रिप्रेजेंटेशन करेगा वो अंग्रेजी में होगा। ये लड़ाई जिस दिन हिंदी जीत लेगी, या कोई भी भारतीय भाषा, कि तमिल आदमी को तमिल में इजाजत हो, मलयाली आदमी को कश्मीरी आदमी को कश्मीरी में, डोगरा को डोगरी में बोलने की और लिखने की इजाजत होगी, तो हिंदी जिस दिन इस मकाम पे पहुंचेगी तो आखिरी, एक तरह से आखिरी लड़ाई है। जो कॉलोनियल हैंगओवर है भाषा के क्षेत्र में, वो दो ही जगहों पे है, या तो सरकार की भाषा में या न्यायालय की भाषा में। तो उम्मीद करता हूं मैं कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, जनता बढ़ेगी, एक ना एक दिन ये भी टूटना होगा। तो मेरा पूरा विश्वास है, और ये विश्वास सिर्फ भावनात्मक नहीं है कि मैं किसी हवा में हूं, बल्कि ये जो अनुभव है, हमारे पिछले 70-80 सालों के अनुभव हैं, उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना प्राथमिक कार्य अंग्रेजी में नहीं किया। अंग्रेजी वो मजबूरी में ही इस्तेमाल करते थे, उनका ज्यादातर काम वो गुजराती में करते थे। हिंद स्वराज जो उनकी किताब है, जो पहली महत्वपूर्ण किताब है, वो गुजराती में लिखी गई है। तो वो भी जब भारत भर के नेता वो कब हुए, जब उन्होंने हिंदी में बात करना शुरू किया। तो ये जो चीज है कि आजादी की लड़ाई में, जो कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाने का आंदोलन नहीं था, वो पूरी दुनिया के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को हटाने का, और भारत में जो फ्यूडलिज्म था उसको हटाने का एक आंदोलन था, जो लिबरेशन का एक आंदोलन था, उसने इस भाषा को बनाया है, उसने इसको जन भाषा बनाया। तो हजारों तरह के ऐसी चीजें इसके अंदर हुई हैं 100 साल के अंदर, 125 साल के अंदर, जो बहुत ही कीमती है। गैर हिंदी लोग आ रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये जो चीज हो रही है कि एक पुल बनाती है हिंदी, एक सेतु बनाती है हिंदी। वो जो आप देखें कि जो तोड़ने वाली, जो अलग करने वाली जो चीज है, उसको हिंदी कभी स्वीकार नहीं करती। आप कैसी भी हिंदी बोलिए, आप कश्मीरी हैं, आप अंग्रेजी में लिखती पढ़ती हैं, आप जो भी हिंदी बोलेंगी उसे हिंदी, यदि कोई सच्चा हिंदी वाला है तो वो इसे स्वीकार करेगा। जो अमेरिकन एक्सेंट के अंग्रेजी बोलने वाला छोटा बच्चा है, वो फोन पर अपनी दादी से हिंदी में बात करता था, तो स्वाभाविक है कि ये वो हिंदी तो नहीं हो सकती जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो कोई ना कोई हिंदी उस तक पहुंच गई थी उसकी माँ के माध्यम से। तो हजार तरह की हिंदी हमारे सामने है, एक तरह की नहीं है, और बहुत विविध है। लेकिन जिस बात से आपने शुरू किया था कि क्या ये कभी संस्कृत हो जाएगी, तो एक जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी संस्कृत नहीं, कभी नहीं बनेगी। हिंदी यदि बनेगी तो वो अंग्रेजी बनेगी। जो उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो बहुत रिसेप्टिव भाषा है। 700 साल में उसने कमाल कर दिया है। 700 सालों में अंग्रेजी ने ये मकाम हासिल कर लिया है कि पूरी दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में बोलने की जरूरत है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले फ्रेंच लोग शायद अंग्रेजी में बात नहीं करना पसंद करते होंगे, स्पेनिश लोग, उनको अपनी भाषाओं पे बड़ा गर्व था। पर वहां भी अब एक ऐसा मिडिल क्लास आ रहा है जो अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी बोलना जिसके लिए जरूरी है। या चीनी के साथ, चीन के भीतर, रूस के भीतर आप देखेंगे अभी भी बहुत बड़ा प्रतिशत उन लोगों का नहीं है। यानी आप पुतिन को देखेंगे तो हमेशा रूसी में बात करेंगे, आप चीन के राष्ट्राध्यक्ष को देखेंगे तो हमेशा चीनी में बात करेंगे। लेकिन वहां भी एक मिडिल क्लास का एक सेक्शन जो कामकाजी लोगों का हो गया है, जिसे अंग्रेजी आनी जरूरी है, जो अंग्रेजी को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो ये जो रिसेप्टिविटी है अंग्रेजी की, जो ग्रहणशीलता है, आपको हिंदी के भी शब्द मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे, तमिल के भी, तेलुगु के भी, और दुनिया की हर भाषा के शब्द के लिए दरवाजा खुला है अंग्रेजी का। दुनिया की हर इलाके का आदमी अंग्रेजी में लिख रहा है। अरुंधति रॉय भी लिख रही हैं, रोमिला थापर भी लिख रही हैं, एजाज अहमद भी लिख रहे हैं, विक्रम सेठ भी लिख रहे हैं, सलमान रश्दी, वीएस नौपल, कितने लोग लिख रहे हैं। जब भाषा ऐसे हो जाती है तब भाषा बड़ी बन जाती है, तब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। यदि एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे लोग हिंदी को स्वीकार करें, हिंदी इतनी रिसेप्टिव हो और इतनी विनम्र हो कि वो हर आदमी को स्वीकार करे,
तो हिंदी बड़ी होगी और उम्मीद है कि हिंदी बड़ी होगी। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.